एक सिंपल स्ट्रेट वायर को स्ट्रेट ना रख के उसको ऐसे 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 कर्व कर देते सर नीचे बना ये देखिए हाँ ठीक है ठीक है इसको डालते हैं जब एक वायर स्ट्रेट ना होके ऐसी उसके अंदर कर्व्स हम बनाते हैं ऐसे ऐसे इस टाइप के सेटअप को इंडक्टर कहते हैं। सर नीचे दिख नहीं रहा ऊपर वाला। ओके चलो ये जो कॉइल है इसे इंडक्टर कॉइल कहते हैं। और इसे इंडक्टर कॉइल क्यों कहते हैं? देखो हमने पढ़ा कि जब भी ये करंट कैरिंग कॉइल होती है मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अभी इसके अंदर कोई करंट नहीं है, अभी इसमें कोई करंट नहीं है, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है पर हमने स्विच ऑन नहीं कर रखा। अभी तक इसमें कोई करंट नहीं है, जीरो करंट, कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जुड़ी हुई नहीं। मैं जैसे ही इस स्विच को ऑन करूंगा, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे क्या होगा, करंट बढ़ना शुरू करेगा। इसमें अब तक कोई करंट नहीं था, जस्ट जैसे ही स्टार्ट करेंगे उस टाइम इसमें करंट एकदम से राइज करना शुरू करेगा कि हाँ चलो करंट को इधर बहाना है। बट टेंडेंसी हर चीज की होती है अपोज करना, ये भी वही काम करेगा, ये इस राइज का अपोज करता है। अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस होगी। हाँ ये खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और करंट इसमें हाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगा, एक अपोजिंग ईएमएफ ये जनरेट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट करेगा, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। और जब ये कॉइल खुद ही ऐसा काम कर रही है इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, तो इसको डिफाइन करें, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल या इंडक्टर, दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल और इंडक्टर who oppose to induce an opposing EMF. To induce an opposing EMF whenever there is a change, या whenever current changes through it. जब जब उसमें से करंट बदलने की कोशिश करेगा ये अपोज करेगा, और अपोज कैसे करेगा, एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस करेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और देखो जितना फटाफट से करंट बढ़ना चाहेगा उतना ज्यादा ही अपोज करता है। मींस ये जो अपोज है वो टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी जितना ही ज्यादा करंट होगा, यानी कि फ्लक्स उतना ज्यादा लिंक होगा जितना ज्यादा करंट होगा। ये बात समझ में आ गई? मतलब क्या होगा, फ्लक्स जो लिंक्ड विद द कॉइल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसमें एक फ्लक्स आ जाएगा, अपोजिंग ईएमएफ आने के लिए इसके अंदर एक फ्लक्स आ जाएगा, और वो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा तेज से करंट आ रहा है। आपने देखा हो जैसे आपने स्विच ऑन करते हैं तो स्पार्क आता है, या स्विच ऑफ करते हैं टीवी का तो स्पार्क आता है नहीं आता, कभी नहीं देखा क्या? कोई भी डिवाइस प्लग करते हैं तो उसमें कई बार या तो स्टार्ट करते हो या बंद करते हो, उसमें स्पार्क से आते हैं, वो स्पार्क यही है, इंडक्शन।
एक अपोजिंग करंट जो होता है वो स्पार्क के तौर पे वहां नजर आता है। जब उसमें इंक्रीज हो रहा होता है तब भी वो अपोज कर सकता है, या जब डिक्रीज हो रहा होता है एकदम से बंद हो रहा होता है तब उस टाइम पे भी अपोज करता है। और ये अपोज करंट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अपोज। Y is directly proportional to I। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगाएंगे हम यहाँ पे L। Phi is equals to Li, where L क्या है यहाँ पे, L is a constant, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं L is coefficient of self induction। L is the coefficient of self induction, और ये कोएफिशिएंट आपका किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, जो मटेरियल कितना ज्यादा उसको अपोज कर पा रहा है। ठीक है, phi is equals to Li। यहाँ तक कुछ ना समझ में आ रही चीजें। अब देखो, जब ऐसा होगा तो एक अपोजिंग ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, और इस अपोजिंग ईएमएफ के लिए हमने क्या कहा था, किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो माइनस d∅dt के बराबर होता है ना। तो अब हम इसको जरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में एक बार निकालेंगे कि ई का इसके साथ में क्या रिलेशन बनता है। एक बार इसको नोट कर लो। कर लिया सर। कर लिया, तो मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। फाई की वैल्यू है Li, वो हम यूज करेंगे। where L is the coefficient of self induction। तो अब देखो EMF क्या होना चाहिए, माइनस d/dt ऑफ फाई, एंड फाई इज Li। अब इनमें से कांस्टेंट कोई चीज है, L और I। L और I में L कांस्टेंट है। L कांस्टेंट है, तो माइनस L बाहर आ गया, di/dt। मतलब जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, किस पे डिपेंड कर गया ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, कितना तेजी से करंट चेंज कर रहा है। जैसे जब चालू करते हैं तब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा, और जब बंद करेंगे तब भी मैक्सिमम होगा। रेट ऑफ चेंज में मैक्सिमम हो गया, एकदम से करंट राइज कर रहा है, एकदम से करंट फॉल कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करेगा। ये जो आपका इंडक्टेंस है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का केस। अगर सेल्फ इंडक्शन ना हो तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी हमने करी थी, म्यूचुअल इंडक्शन। उसको देखें, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने क्या देखा था कि अगर एक कॉइल है, इसके अंदर से करंट जा रहा है, ये बैटरी कनेक्टेड है, ये इसमें से करंट जा रहा है, इस करंट कैरिंग कॉइल के पास में अगर एक दूसरी कॉइल रखते हैं जिसमें कोई करंट सप्लाई हमने नहीं करी, बहुत ज्यादा क्लोज रखा है, गलवानोमीटर इसमें अटैच कर दिया, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, ये ना लेकर इसमें एसी करंट सप्लाई। एसी का मतलब इसमें करंट चेंज कर रहा है, करंट इसमें चेंज कर रहा है, चेंजिंग करंट है, साथ में दूसरी कॉइल रखी हुई है, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, क्या कह रहे हैं सर? तो सुना नहीं, वही इस कॉइल में हमने चेंजिंग करंट फ्लो कराया है, इसके बाजू में दूसरी कॉइल रखी हुई है, उसमें कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, क्या होगा, अपोजिंग फोर्स लाइट अपोज करेगा सर। क्या करेगा, उसमें भी फील्ड अपोज करेगी। अपोजिंग ईएमएफ उसके अंदर भी जनरेट होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन।
म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? व्हेन चेंज ऑफ फ्लक्स in one coil induces EMF in other coil. Okay, या इसको ऐसे लिख सकते हो, it is the property of the coil due to which an EMF is generated in it whenever there is a change in the flux of another coil. इस कॉइल के फ्लक्स में चेंज हुआ और उसकी वजह से वहां चेंज हुआ और EMF इंड्यूस हो गया. It is called mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन. अब इसके अंदर भी देखो, ऊपर वाला पार्ट में मिटा रहा हूँ. अब इसके अंदर भी वही बात है कि जो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल है, फ्लक्स कितना लिंक होगा, जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके अंदर से फ्लक्स लिंक हो जाएगा. भाई इस कॉइल में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स इसके अंदर से जाएगा कि नहीं जाएगा? फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. इस बार भी प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लाएंगे, बट उसको हम लेंगे m. यहाँ m क्या है? ये भी कांस्टेंट है और इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. m is the coefficient of mutual induction. तो ये डिफाइन करेगा म्यूचुअल इंडक्शन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कितना वीक हो रहा है. अब फिर वही चीज, ईएमएफ जो होना चाहिए कॉइल के साथ में जब इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? -d∅/dt. फिर वही चीज, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगी? mi. So EMF will be -m/vi/dt. अब ये जो कोएफिशिएंट आए हैं m और l, दो कोएफिशिएंट्स हमने पढ़ लिए. इसकी यूनिट क्या होती है? देखो यहां से निकालो. π/i is equals to m. पाई की यूनिट, पाई की यूनिट फ्लक्स की क्या यूनिट थी? फ्लक्स की वेबर. हाँ ठीक है, वैसे कुछ भी तुक्के मार लीजिए. वेबर हो गई फ्लक्स की यूनिट. करंट की यूनिट एम्पियर हो गई. तो वेबर पर एम्पियर ये क्या यूनिट हो गई? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या है? वेबर पर एम्पियर. इसे हम हेनरी के नाम से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े हैं ना इंडक्शन वाले, वो अकेले फैराडे का काम नहीं था, हेनरी का भी उसमें रोल था, पर दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, साथ साथ में नहीं किए थे. तो ये यूनिट उनके सम्मान में रख दी गई कि वेबर पर एम्पियर या हेनरी, ये इस कोएफिशिएंट की वैल्यू है. इंडक्शन कितना होगा उसके कोएफिशिएंट की यूनिट क्या हो गई? वेबर पर एम्पियर या हेनरी. ऐसा ही यूनिट है ये, वेबर पर एम्पियर या हेनरी. तो इंडक्शन के लिए जो यूनिट होगी वो कितनी हो गई? वेबर पर एम्पियर. यहाँ तक कोई चीज ना समझ में आ गई? फ्लक्स में चेंज जब होगा तो दो तरीके से हो सकता है, या तो सिर्फ अकेली एक कॉइल में हो तो वो भी अपोज करेगी, एक अपोजिंग ईएमएफ, इसे बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन. पर अगर इस कॉइल के से दूसरी कॉइल के अंदर फ्लक्स लिंक हो गया और वो चेंज होगा तो वो भी अपोज करेगी, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन. अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, दैट इज जनरेटर. करें? जनरेटर क्या होता है स्टार्ट करेंगे आज. क्या कहिए? ये वाला
एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये सीबीएसई में है। नहीं, ठीक है, यस कर दूं? कर दो। आप देखो। एसी जनरेटर पहली चीज तो आ जाएगी, जब ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, बहुत कम बार आता है कि पूरा 5 नंबर में आ जाए, पर आ भी सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, एसी जनरेटर चीज क्या होती है, पहले तो इसको डिफाइन करोगे, एसी जनरेटर होता क्या है। तो क्या होता है एसी जनरेटर? जिसमें एसी करंट स्टोर होता है। एसी करंट बनता है। दोबारा बोलना, एसी करंट क्या स्टोर होता है या बनता है? स्टोर नहीं होता, बैटरी थोड़ी है, जनरेटर है, ये जनरेट करता है। इट इज अ डिवाइस, इसमें इट इज अ डिवाइस which converts, आप जनरेट तो कुछ कर ही नहीं सकते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, which converts मैकेनिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये चेंज करता है। ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं? जनरेटर। और जो करंट जनरेट करता है वो कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल करंट क्या हो, ब्रैकेट में लिख दो एसी का, एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं ना, तो ये अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में जनरेट करके देगा। तो दूसरी चीज आती है, ये ऐसा करता कैसे है, इसका प्रिंसिपल। ये चीज हमने बड़ी शुरुआत में पढ़ी थी और पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट कैसे इंड्यूस करता है? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। Whenever there is a change in magnetic flux, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि करंट भी इंड्यूस होगा। जनरेटर उसी पे काम करता है कि हमारा मकसद क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना हमारा मकसद होता है। ठीक है, इस मकसद के लिए करते क्या है, आगे आ जाएगी इसकी कंस्ट्रक्शन। स्टेप बाय स्टेप आराम से लिखना है, कोई ज्यादा गड़बड़ी वाला काम है नहीं, सिंपल से स्टेप्स। अभी बना किन किन चीजों से हुआ है? कंस्ट्रक्शन में आता है सबसे पहली चीज, इधर उसके पार्ट्स लिख देता हूँ पहले, फिर डायग्राम बना लेंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें आएगी स्टेटर। स्टेटर कॉइल क्या है? फिर दूसरी चीज आती है रोटर, और तीसरी चीज आती है कम्यूटेटर। देखो, स्टेटर जैसा नाम बता रहा है, स्टेटर का क्या मतलब हुआ? इट इज एट रेस्ट, ऐसा सेटअप का एक हिस्सा जो घूम नहीं रहा, कहीं मूव नहीं कर रहा, उसे बोलेंगे स्टेटर कॉइल। अब जो हमारे सिलेबस में जिस तरीके से है, उस स्टेटर के अंदर हमारे पास होती है मैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, फील्ड मैग्नेट्स, नॉर्थ टू साउथ। इस पार्ट को हम कहते हैं स्टेटर, क्योंकि ये कहीं मूव नहीं करता। और हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए, क्यों चाहिए वो अभी आगे मैं बता दूंगा इसके अंदर ही, कि हमें क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए होती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर हमें चाहिए, तो अगर नेचुरल मैग्नेट्स यूज करेंगे तो वो तो इतने स्ट्रॉन्ग होती नहीं, तो हम ये जो मैग्नेट्स यूज करते हैं जनरली वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है, काफी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज की जाती हैं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड करेंगी और ये खुद कहीं मूव नहीं करेगी। स्टेटर पार्ट। फिर दूसरा पार्ट होता है हमारा रोटर। उसके अंदर क्या होता है, जैसा हमने गैल्वेनोमीटर के अंदर किया था, एक आयरन कोर लेते हैं, उसके ऊपर वाइंडिंग होती है कॉपर की, एक लूप तैयार हो जाता है, करंट का कॉइल तैयार करते हैं। ठीक है, कॉपर लूप और कॉइल
which is wound over the soft iron core. तो वो कुछ ऐसा दिखेगा हमको लपेटने के बाद में एक साइड से देखेंगे तो कैसी एक लेयर है कॉइल की, उसको लपेट रखी है, ये कॉइल लपेट रखी है, जिस बेस पे लपेटी हुई है उस कोर के अंदर से एक शाफ्ट निकलता है, एक शाफ्ट निकलता है जिसको घुमा सकते हैं, चाहो तो हाथ से घुमाओ, जनरली जो होता है यहाँ टरबाइन कनेक्टेड होता है, टरबाइन की मदद से शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट उस कोर को घुमाता है और कोर के साथ में कॉइल भी घूमेगी। ये पॉइंट क्लियर है? क्या क्या पार्ट्स यहाँ पे आ गए? ये शाफ्ट हो गया, शाफ्ट टरबाइन के साथ अटैच है, मैन्युअल भी हो सकता है, वो पार्ट जरूरी नहीं है पर शाफ्ट है। अब यहाँ जो कॉइल आपने लपेटी उसके दो एंड्स निकलेंगे, उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, नाम दे दो कॉइल को ए बी सी बी, और देख सकते हो जब आप घुमाओगे तो ये सारा घूमेगा, तो ये पार्ट जो है वो क्या है, रोटर पार्ट है जो घूमेगा, वो चीजें आ गई, स्टेटर रोटर, ठीक है, ये कॉइल घूम सकती है। अब इसके अंदर ये जो दो एंड्स हैं, अगर मैं सीधे पकड़ के घुमा दूं और यहाँ से करंट जनरेट होगा, करंट को निकालने की कोशिश करूं, ये मान लो बल्ब लगा दिया, तो अब अगर ये घूमेगा तो तार भी तो घूमेगी ना सारी, ये सारी तार घूम के आपस में लिपट जाएगी, लिपटेगी तो 2 राउंड के बाद ही टूट जाएगी, नंबर गड़बड़ हो गया। तो डायरेक्ट कनेक्शन तो कर नहीं सकते, तो हमें एक ऐसी अरेंजमेंट चाहिए कि ये घूमे पर बाहर की वायर्स घूमे ना, वरना घूमेगी तो उलझ जाएंगी, उलझेंगी तो टूट जाएंगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट को ही बोलते हैं हम कॉम्यूटेटर। अरेंजमेंट क्या है, इसको लेके आते हैं, एक एंड को कनेक्ट कर दिया एक रिंग से, ये मेटालिक रिंग है, मेटालिक की होती है या फिर ये अलॉय की होती है, रिंग है, और इस रिंग का पर्पस क्या होता है, एक एंड को इसके साथ में फिक्स कर दिया, ऐसे फिक्स किया कि अगर रिंग ये घूमेगी तो रिंग भी घूमेगी, साथ साथ घूमेगी, आगे पीछे होने का कोई सवाल नहीं है। अंदर से ये रिंग होती है इंसुलेटेड, तो यहाँ से वायर निकाल के अंदर से इंसुलेशन है, तो ये करंट इसमें नहीं घुस रहा, नीचे जा रहा है, इसको फिर अगले रिंग के साथ में फिक्स कर दिया, एक साइड एक रिंग के साथ में फिक्स, दूसरी साइड दूसरी रिंग के साथ में फिक्स कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब अगर ये घूमेगा सारा सेटअप तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा घूमता रहेगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से करंट ले रहे हैं, फिर से अगर मैं वायर लगाऊं तो फिर वायर अब भी घूमेगी, डायरेक्ट वायर में अटैच करके यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं ब्रशेस, ये एक ब्रश हो गया B1, इधर भी ब्रश अटैच करते हैं B2, ये जनरली हम यूज करते हैं कार्बन के, कार्बन के ही क्यों यूज करते हैं, कोई आइडिया? कार्बन के क्यों करते हैं? कार्बन के यूज करते हैं, कॉपर का यूज कर लेते हैं, बढ़िया मेटल होता है, आराम से करंट जाता है, सिल्वर यूज करते हैं, गोल्ड यूज करते हैं, नहीं पता। जल्दी बोला करो, हाँ ना कुछ भी, चुप हो जाती है फटाफट से, नहीं पता। नहीं पता। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कॉपर का ब्रश बना देता तो कॉपर के केस में दिक्कत क्या है, कॉपर कॉपर के आपस में फ्रिक्शन बहुत जोरदार होती है, उस रबिंग से पहले तो कॉपर सारा घिस जाता, दूसरा हीट की फॉर्म में जो लॉस करता वो अलग। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने यहाँ पे ग्रेफाइट की रॉड्स लगाई, कार्बन मीन्स यहाँ पे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है, स्मूथ होता है, तो उसका फ्रिक्शन यहाँ पे कम होता है, कम फ्रिक्शन तो ये घिसेगा बहुत धीरे धीरे, और ये इसके साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, जब ये घूमे तो ये इधर धकेल सकता है, आगे पीछे कर सकता है, वो ना हो इसीलिए इसके साथ में यहाँ स्टॉपर लगा के इसमें स्प्रिंग अटैच होती है, इसके साथ में भी स्प्रिंग अटैच होती है। इससे क्या होगा, ये स्प्रिंग उसको उसके साथ में दबा के रखेगी, घिसता भी जाएगा तो भी उसमें फंसाए रखेगी, और सर्किट आपका कंप्लीट रहेगा। फिर दूसरा काम क्या करते हैं, अब हम ये ब्रश तो घूमेगा नहीं, ब्रश सिर्फ उसके साथ टच में है, रिंग घूम रही है, ब्रश उसके साथ सिर्फ टच में है, तो अब अगर मैं ब्रश के साथ में कोई वायर अटैच कर दूं तो ये वायर नहीं घूमेगी, ये वायर घूमेगी नहीं, इन वायर के साथ में जो हमें कनेक्ट करना है कर लो। घूमेगी क्या सर? क्या घूमेगी और नहीं ये वायर?
घूमेगी क्यों नहीं? क्योंकि ये ब्रश नहीं घूम रहा, जिसके साथ आपने वायर जोड़ी वो ब्रश तो फिक्स है, जस्ट टच में है, वो कहीं घूम के जा ही नहीं रहा। जो घूम रहा है ब्रश उसके साथ टच में है और ब्रश के साथ वायर है। जब ब्रश खुद नहीं घूमेगा तो उसके साथ वाली वायर्स भी नहीं घूमेंगी। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन किया और इस सेटअप को बोलते हैं कम्यूटेट फील्ड, जो इस वायर के उलझन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कम्यूट कर रहा है एक्चुअली, करंट तो यहाँ है पर इस करंट को ये इधर तक पहुंचाने का काम कर रहा है, तो कम्यूटेटर है। ये जो कार्बन ब्रशेस हैं दे एक्ट एज कम्यूटेटर। इसमें और लिखना चाहो तो लिख देना स्लिप रिंग्स भी होती हैं, ठीक है, स्लिप रिंग्स। बस इतना ही होता है, स्लिप रिंग्स, कम्यूटेटर या कार्बन ब्रश कहते हैं इसको, एक ही बात। तो ये हमारे पास होती है बेसिक इसकी स्ट्रक्चर। आज इतना ही करेंगे, एक बार कल इसकी वर्किंग दोबारा करेंगे, इसकी बैटरी लो हो गई है, दोबारा सेटअप करना पड़ेगा। एक बार इसको लिखो, कोई डाउट आए तो पूछो।